नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चाचा चौधरी की डाइजेस्ट पढ़ रहे थे और ये चाचा चौधरी की चौथी डाइजेस्ट है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 75 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तो इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है कीमती हीरा। चाचा चौधरी और दीपू किसी पहाड़ी शहर में सैर करने आए हैं। चाचा जी, आप जरा घूम कर आओ, तब तक मैं इस तरफ टहल कर आता हूँ। अच्छी बात है। थोड़ी दूर जाने पर, आहा, हीरा, ये जरूर कीमती हीरा है। तभी पीछे से एक अजनबी आता है। ये हीरा मेरे हवाले कर दे छोकरे, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। इस हीरे को बेचकर मैं लाखों कमाऊंगा, पर इसे छोड़ा तो शोर मचाकर लोगों को जमा कर लेगा। ठग ने दीपू को कोठरी में बंद कर दिया। अब इसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। खोलो खोलो, मैं बाजार जाकर हीरे को बेच आता हूँ। अरे खोलो। अरे ये तो दीपू की आवाज़ लगती है। मास्टर चाबी यहाँ काम आएगी। लो, ताला खुल गया। दीपू, पहले बदमाश को पकड़ो, वो मेरा कीमती हीरा ले गया है। जल्दी करो। वो बदमाश, उस बदमाश को पकड़ो, वो कार से भागने वाला है। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। दीपू, आओ, इस ट्रॉली पर बैठकर हम उसका पीछा करते हैं। और दीपू और चाचा चौधरी ट्रॉली पर बैठकर उसका पीछा करने लगते हैं। सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। वो रहा ठग। अब हम करीब करीब उसके सिर के ऊपर ही हैं। तभी ट्रॉली का तार टूट जाती है। अरे ये क्या? धड़ाम! हाय! ढिसुम! ओह, मेरे दांत टूट गए। ये लो अपना हीरा। अब मैं कभी बच्चों से चीज़ नहीं छीनूंगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है नारियल पुराण। चाचा जी, दौलत अच्छी होती है या सेहत? सेहत। सेहत एक ताज है जो हर तंदुरुस्त आदमी के सिर पर रखा होता है। उसे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ बीमार ही देख सकता है। तभी खट खट, ये कैसी आवाज है? अरे छेदीलाल, क्या बात है? परेशान नजर आ रहे हो? खट खट, 2 घंटे से हथौड़ी मार रहा हूं मगर ये नारियल नहीं टूट रहा। साबू, जरा छेदीलाल का नारियल तोड़ दो। और साबू अपना एक जोरदार मुक्का नारियल पर मारता है। तड़ाक! और नारियल के साथ साथ मेज भी टूट जाती है। सत्यानाश! ये तुमने क्या किया? ये मेज तो पड़ोसी की थी, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तो हम बाजार से दूसरी मेज ले आते हैं। ऐसी मेज दूसरे शहर मिलेगी। छेदीलाल, आओ, मैं तुम्हें उठाकर उस शहर ले चलूं। वाह! साबू, संभल कर, आगे पेड़ है। लेकिन छेदीलाल पेड़ की एक शाखा से टकरा जाता है। छेदीलाल, वो शहर अभी कितनी दूर है? छेदीलाल कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। हे भगवान! पेड़ पर लटका छेदीलाल। छेदीलाल, आओ, हम आगे बढ़ें। साबू, लो, वो शहर आ गया जहाँ से हम मेज खरीद सकते हैं। वाह, केला बड़ा मीठा है। और तभी साबू का पैर केले के छिलके पर पड़ता है और साबू फिसल जाता है। फिसलन! ओह! और छेदीलाल एक रंग भरे बड़े से बर्तन में जा गिरता है। छपाक! अरे छेदीलाल, तुम तो रंग में सरोबार हो गए, जल्दी से भागो। वो फर्नीचर की दुकान आ गई जहाँ से हमें मेज मिलेगी। फर्नीचर की दुकान के अंदर सारे पैसे निकालो अभी, नहीं तो। साबू, दुकान के अंदर एक डाकू मालिक को लूट रहा है। पर छेदीलाल, मैं क्या कर सकता हूँ? दुकान का दरवाज़ा छोटा है, मैं अंदर नहीं जा सकता। एक तरकीब है, शायद ये ईंट काम आ जाए। और साबू वहाँ पड़ी एक ईंट उठाता है और दरवाजे के सहारे निशाना लगाकर फेंक देता है ईंट। और ईंट सीधा डाकू के सर पर लगती है। तार! हाय! साबू, तुमने मुझे बचाया, इसलिए ये मेज तुम्हें मुफ्त देता हूँ। चलो अब वापस घर चले। वापस आकर, अरे छेदीलाल, तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? ये कहानी फिर सुनाऊंगा। पहले नहाऊं, पड़ोसी मेज मांगने आता ही होगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है साबू काम पर। अरे साबू, कहाँ जा रहे हो?
कोई काम ढूंढने। कमबख्त हथौड़ा हाथ में लेकर जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। अजी, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ देखो वो कहीं कुछ कर न दे। अब तक तो वो लंबू कहीं का कहीं पहुंच गया होगा। कहो गुलाबदीन, उदास क्यों हो? अरे साबू भैया, तू आ गया तो अच्छा हो गया। मैंने अपने प्लॉट के चारों तरफ ये खंभे गाड़ने हैं, मुझसे अभी तक एक भी नहीं गाड़ा गया। फिक्र मत करो, तुम खंभे को पकड़ो और मैं उस पर हथौड़ा मारता हूँ, मिनटों में सारे गड़ जाएंगे। लो, आने दो। वाह, अब दूसरी गाड़ो। और ठक, उई। हैं? पहले तो ऐसी चीख सुनाई नहीं दी थी। अरे वही हुआ जिसका डर था। जरा उधर देखो। और उधर देखते ही खंबे के स्थान पर खुद वो जमीन के अंदर गड़ गया था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की चाय। अरे भाई साबू, क्या बात है, आज कुछ सुस्त दिखाई दे रहे हो? कुछ ठंड लग रही है चाचा जी। गरम गरम चाय पी लो, सुस्ती और ठंड दोनों भाग जाएगी। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, कुछ ही देर बाद। जल्दी लाओ भगवान। मेरे लिए इतने छोटे कप में चाय, कोई बड़ा बर्तन लाओ। कुछ देर बाद, लो, भैंसे को पानी देने वाले टब में लाई हूँ, अब तो काफ़ी है ना। है तो ये भी छोटा, पर खैर पी ही लेता हूँ। 10 लीटर दूध और 4 किलो चीनी तुम्हारे चाय में खर्च हो गई। ये राशन का जमाना है, कैसे चलेगा ये खर्च? मैं काम करूँगा, मुझे काम दो। अच्छी बात है, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। जंगल में एक आदमी रो रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? एक ठेकेदार से 1,000 रुपये में इस जंगल के सारे पेड़ एक दिन में काटने का तय हुआ था। शाम होने को है और एक भी पेड़ नहीं कटा। मैं तुम्हारे सारे पेड़ कटवा देता हूँ, मुझे आधे पैसे दे दोगे? मंजूर है। लो भाई साबू, 10 मिनट में ये जंगल काट दो, अभी लो। और साबू का कुल्हाड़ा पेड़ों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। लो, सारा जंगल साफ कर दिया। साबू, तुम्हारी आज की रोटी के पैसे बन गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साजिश। एक दिन साबू, हम शहर से काफ़ी दूर निकल आए हैं। हाँ चाचा जी, लंबी सैर तंदुरुस्ती के लिए अच्छी है। तभी बचाओ बचाओ, ये आवाज़, बचाओ चाचा जी, ये आवाज़ उस मकान से आ रही है। बचाओ, लगता है कोई मुसीबत में है साबू, आओ। अंदर तो कोई नजर नहीं आ रहा। बचाओ, आवाज़ उधर से आ रही है। बचाओ, टेप रिकॉर्डर प्लेयर, किसी ने हमारे साथ चाल चली है। बाहर निकलने का दरवाज़ा बंद हो गया, हम अंदर घिर गए हैं। चाचा चौधरी, आज तुम, साबू और कुत्ता रॉकेट तीनों मेरे जाल में फंस गए। मैं इस मकान में आग लगाने जा रहा हूँ और तुम सब इस इमारत के साथ जलकर राख का ढेर हो जाओगे। ये डाकू गोबर सिंह की आवाज़ है। चौधरी, देखा, आखिर जीत मेरी हुई। ओह, घना धुआं भर गया है, लपटें अंदर आ रही हैं। अगर मैं इस दरवाज़ा को तोड़ने में कामयाब हुआ तो बचने की उम्मीद है। और साबू ने अपनी भरपूर ताकत से जो दरवाजे को धक्का दिया तो कर, ओ, बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है संपत चंपत। संपत सेठ मगलनाल के घर। सेठ जी, 100 रुपये उधार दे दो, शाम को 150 रुपये लौटा दूंगा। सिर्फ एक दिन में 100 पर 50 का फायदा। संपत, ये लो 100 रुपये। बेवकूफ़ सेठ, लालच में आकर 100 रुपये भी कमा बैठा। शाम को, अरे संपत, तू 100 रुपये ले गया था, वो कब लौटाएगा? कौन सा रुपया? मैंने कुछ नहीं लिया। देखो भाइयों, ये संपत आज मुझसे 100 रुपये ले गया था, अब मुकर रहा है। कौन संपत? मैं चंपत हूँ। देखो भाइयों, मेरा नाम हाथ पर मशीन से लिखा हुआ है। ठीक तो है सेठ, क्यों भले आदमी को परेशान कर रहे हो? दूसरे दिन चंपत एक आदमी के साथ, मुझे 100 रुपये उधार दे दो, शाम को 150 दे दूंगा। लो भाई चंपत। ब्याज के चक्कर में मूल भी खो बैठा। शाम को, चंपत, रुपए कब लौटाओगे? कौन चंपत?
मेरा नाम चंपत नहीं संपत है। देखो मशीन से लिखा है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं देना। ठगा गया, चाचा चौधरी के पास चलना चाहिए। चंपत 100 रुपये ठग कर ले गया, मेरे भी। तुम जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। उनके जाने के बाद, चाचा जी 100 रुपये दे दो, शाम को 150 लौटा दूंगा। ये लो, पर ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? संपत। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। चंपत। मैं आज चाचा चौधरी को ठग कर आ रहा हूँ। ये कमाई का अच्छा धंधा है। तो ये है चंपत संपत का राज। अरे मारे गए। चलो लौटाओ सबके पैसे। ये चंपत संपत जुड़वा भाई हैं, हम शकल होने का फायदा उठाकर लोगों को ठगते फिरते हैं। ये लो अपने रुपए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शहंशाह चक्कर में। शहंशाह, तुम्हारी ये ठाट, टेरिलीन की शर्ट, इम्पोर्टेंट चश्मा और कीमती सिगार, तुम तो पॉकेट मार थे, लॉटरी निकल आई है। खचरू, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया है। दफ्तर कहाँ है? यही, मगर मुझे तो आसपास किसी दफ्तर का बोर्ड दिखाई नहीं देता। अच्छा समझ गया, समुद्र से नमक निकलने या स्टीमर चलाने का ठेका ले लिया होगा, तभी तुम हमेशा यहीं खड़े दिखाई देते हो। नहीं, ये बात नहीं है। जो लोग अकेले समुद्र में नहाने आते हैं, मैं उनके कपड़े उठाकर भाग जाता हूँ। कपड़ों की जेबें खाली करके उन्हें बाजार में बेच देता हूँ। धंधा चल निकलता है। ठहरो, कुछ क्लाइंट्स इधर ही आ रहे हैं। साबू, समुद्र शांत है, आओ 2-4 डुबकियां लगा लें। जो समुद्र में नहाने का लुत्फ है वो म्युनिसिपैलिटी के नल में कहा। पता नहीं चाचा जी कानों में क्या लगा रहे हैं, कानों में पानी ना भर जाए इसलिए कॉर्क लगा रहे होंगे। वाह, ठंडी हवा और शीतल जल। चाचा जी, क्यों ना पानी के अंदर डुबकी लगाई जाए? ठीक है साबू। और चाचा चौधरी और साबू पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं। और इधर यही मौका है। खचरू, भागो, इससे पहले कि वे दोनों पानी की सतह पर आएं, हमें 9 to 11 हो जाना चाहिए। ये दरी उठाओ, नीचे तुम्हें एक बोर्ड मिलेगा, उसे भी उठाना। खचरू, तहखाने में आ जाओ, यह सबसे सुरक्षित जगह है। कपड़ों की जेबें टटोलो, जितने पैसे हो निकाल लो, खाली कपड़े चोर बाजार में बेच देंगे। साबू, गहरे पानी पैठ अच्छी रही, अब तट पर चलें। चाचा जी, आपके कपड़े नदारद हैं। अब आप घर कैसे जाएंगे? अरे, आपको कपड़े खो जाने की जरा भी फिक्र नहीं है। आप तो ऐसे निश्चिंत बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सहसा, इस पैंट की जेब से एक घड़ी निकली है, कीमती लगती है। टिक टिक। साबू, आओ। अगर 1 मिनट में तुम मेरे कपड़े और घड़ी लेकर ऊपर ना आए तो मैं हमेशा के लिए तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना, हम आते हैं। ये रहे तुम्हारे कपड़े। आज आज तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा। तुम कैसे पहुँच गए? मेरे पैंट की जेब से जो घड़ी तुमने निकाली उसमें एक छोटा सा माइक्रोवेव ट्रांसमीटर फिट है। मेरे कानों में जो प्लग है ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर है। इसकी वजह से मुझे पता चलता है कि घड़ी कहाँ है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है शूट करने वाली दाढ़ी। चाचा जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई जुर्म करे और पकड़ा ना जाए? साबू, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम हमेशा पकड़ा जाता है, कोई जल्दी कोई देर से। अगर मुजरिम बहुत चालाक हो तो सारा काम बड़ी सफाई से करे तो भी वो कहीं ना कहीं गलती कर जाता है और ये उसको पकड़वाने में कारगर सिद्ध होती है। आप आगे ना जाइए, वहाँ दाढ़ी सूट खड़ा है जो राहगीरों को लूट लेता है। मुझे भी उसने लूट लिया। तुम तो काफी ताकतवर लगते हो, फिर कैसे मात खा गए? क्या उस बदमाश के हाथ में बंदूक है? उस डाकू के दोनों हाथ कटे हुए हैं। तुम एक हाथ कटे से लूट गए? ये हंसने की बात नहीं है। डाकू दाढ़ी सूट ने मुझ पर गोली चलाई, पर मैं बच गया। इससे पहले कि वो दूसरी गोली चलाता, मैंने सारा धन उसके आगे रख दिया। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। सुनो, मैं पहलवान धोबी पटल हूँ। शहर में दंगल था, लाखों की भीड़ के सामने मैंने सबसे नामी पहलवान को पछाड़ दिया। लोगों ने खुशी के मारे मुझे कंधे पर उठा लिया और 1 लाख रुपए भेंट किया। मैं इन रुपयों में पौष्टिक खुराक खाऊंगा ताकि अगला रुस्तम हिंद का खिताब जीत सकूं।
तभी रास्ते में एक दाढ़ी वाला बदसूरत और नाटा आदमी सामने आया। वो बैग नीचे रख दो, इस वक्त चिल्लर जेब में नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर भीख दे देता। मैं भीख की नहीं, उस बैग की बात कर रहा हूँ। गीदड़, शायद तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। एक बार गलती से एक चोर मेरे घर में घुस आया था। मैंने उसकी इतनी हड्डियां कड़कड़ाई कि उसने तय किया कि दोबारा वो कभी पहलवान के घर में सेंध नहीं लगाएगा। तुम शायद मरना चाहते हो, तुम्हारे तो दोनों हाथ नहीं है, तुम शरीर पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। तभी धाएं, जो काम मेरे हाथ नहीं कर सकते वो मेरी दाढ़ी करती है। वो वार्निंग शॉट था। बाप रे, दाढ़ी है या दोनाली। मैं वहां से भागा तो यहाँ आकर सांस ली। सचमुच तुम्हारी कहानी बड़ी विचित्र है। दाढ़ी पिस्तौल की तरह फायर करे, ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। जो कुछ मैंने कहा, क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है? तो फिर उधर क्यों जा रहे हो? वापस चले जाओ, आगे दाढ़ी सूट डाकू खड़ा है। उसने मेरे सारे रुपए छीन लिए, उसने मेरे जेवर ले लिए, मुझे लूट लिया। साबू, ये दाढ़ी सूट जल्द ही करोड़पति बन जाना चाहता है। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मुझे अमीर बनने में तुम भी सहयोग दो और जल्दी से जेबें ढीली करो। हमसे शायद तुम्हें चंदा ना मिले। बदतमीज, जवान लड़ाता है। धाएं, चूहे, तेरी ये हिम्मत! तुमने बहुत लोगों को लूटा और सताया है। मैं तुम्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर दूंगा। तड़ 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 तड़। ओह, तुमने मेरा गुस्सा और भी भड़का दिया है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मसलने जा रहा हूँ। नहीं साबू, इसे मत मारना, इसे जमीन पर उतारो। तुम्हें चाचा चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद तुम्हें तुम्हारी टूटी बाजुओं पर रहम आ जाए। किन बाजुओं की बात करते हो साबू? ये तो नकली है। प्लास्टिक की चमक दूर से ही दिखाई दे जाती है। दाढ़ी से गोलियां चलाने का रहस्य वो इसके असली हाथ है जो पिस्तौल थामे रहते थे। जब पिस्तौल चलती थी तो लगता था कि गोलियां दाढ़ी से आ रही है। दाढ़ी तो घनी और लंबी है, वो भी नकली है। दरअसल ये आदमी गंजा है। तुमने लोगों से लूटा धन कहाँ छिपाया है? जब सब भेद खुल गया है तो रुपए पैसों के बारे में भी बता दूं। आओ मेरे साथ, गुफा के अंदर चलो। तुम काफी धन इकट्ठा कर चुके हो, इन सब की गठरी बांधो। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस थाने। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टिंगो मास्टर की पतंग। क्यों भाई टिंगो मास्टर आज उदास क्यों बैठा है? मैं एक बढ़िया पतंग लाया। कल्लू पहलवान ने मुझे स्पेशल मांझा दिया, पर किस काम का? पतंग उड़ाने के लिए हवा ही नहीं है। हवा भी आ जाती है, इसमें उदास होने की क्या बात है? साबू, जरा दो चार फूंके मारना। और साबू फूंके मारने लगता है। वाह, जरा एक और जोर की फूंक मारो ताकि पतंग और ऊंची चली जाए। फूंक! और साबू के जोरदार फूंक से टिंगो भी पतंग के साथ हवा में उड़ने लगता है। अरे साबू, तुमने ये क्या किया? इतने जोर से फूंक मार दी कि पतंग के साथ साथ पतंगबाज भी उड़ गया। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। अरे जब तक मैं इस डोर को नहीं छोड़ता उड़ता ही चला जाऊंगा। एक जगह कमबख्त, तो तुम्हारी लापरवाही से हम बलि के लिए जो आदमी तैयार किया था भाग गया। तभी धड़ाम! वाह, हमारे देवता ने बलि के लिए एक दूसरा मुर्गा भेज दिया है। मुझे छोड़ दो, मैं मरना ही चाहता। देवता के लिए बलिदान देना गर्व की बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे मोटे, फिर तू ही अपनी बलि क्यों नहीं दे देता? तभी अरे ये क्या, पीछे हट जाओ। चलो टिंगो मास्टर, चाचा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लो चाचा जी, आपका आदमी हाजिर है। इसी के साथ चाचा चौधरी की ये डाइजेस्ट यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।